हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक फोकस सिलेबस का पार्ट नंबर 7 ज्यामितीय प्रमेय। हम इसमें 4 थ्योरम करेंगे और इन 4 थ्योरम में पहली 2 थ्योरम में से तो एक गारंटेड आएगी, बाद की जो 2 थ्योरम है उनमें से भी उम्मीद है कि एक और थ्योरम हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से 6 अंक का बनता है हमारा। इसमें से हम 6 अंक का पोर्शन ही हम करने वाले हैं। 4 थ्योरम है, 4 में से 2 आने के चांसेस 100% चांसेस हैं, ये समझ लो आपको, तो इसलिए अच्छे से कर लेनी है। सबसे पहली थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो क्या है इसका कथन, देखो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज, चलो इन्होंने दूसरे तरीके से लिटा के बना रखा, मैं आपको यहाँ से बता दूँ। ये होता है समकोण त्रिभुज, ये हमारा कर्ण, आधार और ये होता है हमारा लंब। तो कहता है कर्ण का वर्ग, ठीक है, कहना ना कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी एसी, एसी का वर्ग, बाकी 2 भुजाओं कौन कौन सी बच गई, हमारी आधार बच गई और लंब, इनका वर्ग, इनके वर्गों के योग के बराबर, यानी इनका वर्ग करा और फिर उनको जोड़ दिया, इसके बराबर होता है। ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। ये हमारा कथन है इसका और इसी को अब हमें प्रूव करना है। ये हमारा परपेंडिकुलर वाला वो था एंगल। अब इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है जो इन्होंने यहाँ करके दिखा रखी है। इन्होंने एंगल ये वाला 90 डिग्री माना, इस तरह से बना रखा है। फिर इन्होंने क्या करा, ए सी पर परपेंडिकुलर यहाँ गिरा दिया। ऐसे हम अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर गिराएं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा, ये हमारा डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक तो हमारा ये बड़ा वाला जो हमने स्टार्टिंग में ये ट्राइंगल बनाया है, कौन सा, ए बी सी, और एक जो हमने परपेंडिकुलर गिराया, तो एक त्रिभुज इधर बन गया, एक इधर बन गया। तो ये जो एक त्रिभुज इधर बन गया, ये कौन सा, ए डी बी, ये पूरा इसको मैंने ऐसे कर दिया, लो ये हो गया ए डी बी। अब ए डी बी को बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप सिद्ध करेंगे। ऐसे ही जो दूसरा त्रिभुज है कौन सा, बी डी सी, इसको भी समरूप सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये बना के दिखाता हूँ मैं दोबारा से। इसको हम कैसे करेंगे, आप यही वाला चित्र बना लेना चाहे जो मैंने बना रखा है। तो हम क्या त्रिभुज लेंगे, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और एक छोटा वाला, यानी त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में देखो इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू एंगल बी ईच 90, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, उभयनिष्ठ या कॉमन लिख दो। तो बस 2 एंगल बहुत होते हैं करने के लिए सिमिलर। इसी टाइप से हम इस वाले को लेकर चल देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में कराता हूँ आपको मैं। देखो हमने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया जो भी मैंने ऊपर दिखाया, ए और ए उभयनिष्ठ और एंगल डी और बी 90 डिग्री, तो एंगल एंगल समरूपता हमारी लग गई। अभी क्योंकि समरूप है तो हमने ये जो चित्र बनाया था इस टाइप से, ये ए बी और ये सी, ये हमारा परपेंडिकुलर था डी। तो हमें ये जो साइड है ना ये वाली, ये अब हमें कहीं नहीं लिखनी है, बस ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ से लिया ए डी के, देखो यहाँ से अगर हमने पहले 2 लिए हैं तो यहाँ से भी पहले 2 ही लेंगे। तो ए डी के नीचे आ गया ए बी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर, क्योंकि हमें बी डी नहीं लेना कहीं भी, अगर मैं यहाँ से बी डी लूँ तो यहाँ से मुझे बी सी लेना पड़ेगा, लेकिन बी डी तो हमें लेना ही नहीं है। क्या बी डी क्या था, वही हमारा परपेंडिकुलर था बी डी, यही तो था बी डी, ये बी था ये डी था, ये हमें नहीं लेना है कहीं भी। तो इस वाले रेशियो को नहीं लेंगे हम। अब और क्या बचता है रेशियो, ए बी, तो ए बी आ गया, ए बी के नीचे यहाँ से ए सी, ठीक है। तो ए बी के नीचे ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ए डी को ए सी से गुना कर दिया, ये आ गया, ए बी को ए बी से गुना कर दिया, ए बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा त्रिभुज लिया बी डी सी, जो दूसरा बन गया था बी डी सी और समरूप ए बी सी, और सी उभयनिष्ठ, जैसे वहाँ पे ए और ए उभयनिष्ठ था, सी से सी उभयनिष्ठ, और बी डी तो एंगल हमारा 90 डिग्री है, एंगल एंगल समरूपता हमारी लग गई, ठीक है। ऐसे ही इसमें बी डी हमें नहीं लेना है, तो डी सी लिया हमने, डी सी बटे बी सी, और बी सी इधर से बी सी बटे ए सी, तो बी सी बटे ए सी, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड वाली हमारी राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई, देखो ये प्लस का निशान है, और ये हमारे राइट हैंड साइड में ऐड हो गई। इस पूरे में से देखो ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो ए सी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ए डी और यहाँ से डी सी, ये बच गया,
ठीक है। अब ए डी प्लस डी सी क्या होता है, ये ए सी होता है, देख लो चाहे ऊपर चित्र में, ये रहा, है ना, ए डी प्लस डी सी, ये क्या हो गया, ए सी हो गया, यही इन्होंने यूज करा है। तो ये ए सी, ये भी ए सी गुणा ए सी स्क्वायर, बाकी जो राइट हैंड साइड में था वो तो ऐसे ही चलता हुआ रहा, और यही हमको प्रूव करना था पाइथागोरस थ्योरम में। तो इस तरह से ये थ्योरम बेटा कंप्लीट होती है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि हमारी थेल्स पर में, बीपीटी पर में, देखो कितने नाम है इसके। सबसे पहला नाम थेल्स पर में, फिर बीपीटी कह लो, आधारभूत समानुपातिक कह लो, आधारभूत अनुपातिकता पर में, कुछ भी कह लो, किसी भी नाम से आ सकती है, या ये कथन से भी आ सकती है। कहता है यदि किसी त्रिभुज में, मान लो कोई भी हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें किसी भी साइड के पैरेलल, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, किसी भी साइड के पैरेलल, मान लो एक लाइन हमने खींची, किसके पैरेलल खींच दी, बी सी के, तो ये बाकी दो को कहाँ काट रही है, डी और ई पर काटती है। तो डी और ई ये जो बिंदु हैं, इस लाइन को दो रेशियो में डिवाइड करने किस में, ए डी में और बी डी में। ऐसे ई ये भी इसको ए सी को इस पॉइंट में और इस पॉइंट लाइन में, तो ये जो हमारा रेशियो है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी ई, ये हमारा हमेशा इक्वल होगा। तो ये हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। देखो इक्वल, अगर हम इस वाली लाइन के पैरेलल खींचे तो ऐसे खींचेंगे, तो ये यहाँ पर कट करेंगे, तो अब दिस अपॉन दिस एंड दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन, ये भी इक्वल होगा। ऐसे ही अगर तीसरे तरीके से बनाए, अब एक बार इसके पैरेलल खींच दो, तो ये इन पॉइंट पर कट कर रहा है, तो दिस पोर्शन बटे दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन बटे दिस पोर्शन, ये हमेशा इक्वल होंगे। यही कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, ठीक है, तो अन्य दो भुजाओं को कहीं अलग अलग तो काटेगी वो, एक रेखा खींची जाए, तो ये जो अन्य दो भुजाओं को जहाँ भी कट कर रही है वहाँ से ए के अनुपात में विभाजित हो जाएंगी ये दोनों भुजाएं, और यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, आइए देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी, ये रहा हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ए बी सी, और इसमें ये जो लाइन है डी ई, ये बी सी के समांतर है, ये भी दे रखा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए डी बटे डी बी एंड ए ई बटे ई सी, यही तो हमारा इन पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, तो यही पॉइंट हमारे इन दोनों लाइनों को, कौन कौन सी को, ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमने क्या करा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, डी से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया और एक परपेंडिकुलर हमने इससे यहाँ डाल लिया, ठीक है, और इन दोनों को हमने मिला लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जी, अब आगे हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये ट्राइंगल है, ये कैसा है, न्यून कोण ट्राइंगल है, इसमें जब भी परपेंडिकुलर डालोगे त्रिभुज के अंदर ही रहेगा। एक ये अधिक कोण ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर डालोगे ये त्रिभुज के बाहर ही रहेगा। फॉर्मूला इसके लिए भी आधार गुणा ऊंचाई, फॉर्मूला इसके लिए भी आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आगे यूज होने वाली है ये। ठीक है, तो देखो हमने कौन कौन से त्रिभुज ले लिए। अब हमने त्रिभुज लिया, एक तो ये त्रिभुज लेंगे हम ऊपर वाला, एक ये देखो ये बन गया त्रिभुज ये, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एक ये नीचे वाला ट्राइंगल ये, और ये मैं थोड़ा सा अलग बना के बना दिया ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बी डी ई है। अब चलो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार क्या मान लें हम इधर वाला, क्यों, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर पता है, तो आधार हो गया ए डी और परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया एन ई, ये त्रिभुज के अंदर ही है। इधर 1/2 आधार, आधार क्या हो गया बी डी, और इसका परपेंडिकुलर भी यही है, ये बाहर आ गया, ये अधिक कोण त्रिभुज है इसलिए इसका बाहर आ गया, तो इसका भी यही है एन ई, तो ये कट गया 1/2 एन ई कट गया, तो क्या आ गया ए डी बटे बी डी, या डी भी कह लो इसको, एक ही बात है। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास। देखो जब हम ये दोनों त्रिभुज लिए तो इधर वाली साइड बटे ये ऊपर वाले त्रिभुज की ये साइड और इस वाले त्रिभुज की ये साइड, ये रेशियो आ गया। इसी प्रकार
अगर मैं फिर से ये वाला एक ये त्रिभुज लूँ और एक ये त्रिभुज लूँ, तो इसकी ये वाली साइड बटे ये वाली साइड आ जानी चाहिए ना, आ जानी चाहिए। इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम अगर हम करेंगे तो चलिए करते हैं। देखो ये हमने लिया था 1/2 AD यूनियन, और ये हमारी आ गई थी। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार दूसरी साइड से। एक तो त्रिभुज ED लिया और यहाँ से हमने CD लिया, तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो नीचे वाले हमारे ट्रायंगल हैं BDE और CDE, ये हमारे कहाँ बन रहे हैं, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये पैरेलल लाइन थी DE, ये भी किसके पैरेलल थी, BC के। अब ये दोनों ये तो हो गया हमारा, देखो ये BDE हो गया और ये हमारा CDE हो गया। तो ये इसका सेम बेस है दोनों का, और पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। जब पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। ये हमने 9th में थ्योरम करी थी, तो उसी का हम यूज करेंगे अब यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, BDE और CDE एक ही आधार DE पर बन रहे हैं और DE जो है समांतर है BC के। तो ये दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ और ये चीज़ हमारी बराबर हो गई। ऊपर वाली हमारी पहले से ही बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा और ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, नहीं हो गए। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो ये रेशियो और ये रेशियो हमारे इक्वल होंगे। कैसे इक्वल हुए, हमने इक्वेशन 3 का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने इक्वल कर दी, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड भी हमारी इक्वल हो गई। तो समीकरण 1, 2, 3 से AD/DB AE/EC हमारा प्रूव हो गया। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो दो थ्योरम अब तक हमने करी हैं, इन दोनों में से 101% एक थ्योरम तो जरूर आएगी। तो इन दोनों थ्योरम को तो छोड़ना ही मत तुम। आइए अब आगे करते हैं। कहता सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर, ये वृत्त है हमारा नीले वाला, और ये बाहर कोई बिंदु है, एक हमने स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी। तो कह रहा ये लंबाई यानी PQ और इसकी लंबाई बराबर होगी। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज लेकर चल देंगे। एक तो सिद्ध लिख देना, केंद्र O वाला वृत्त, बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PQ और PR, और PQ बराबर PR हमें प्रूव करना है। तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना, एक तो ये वाला त्रिभुज लेना PQO। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज PQO लिख दो या OQP लिख दो, OQP व त्रिभुज एक नीचे वाला ORP। देखो PO दोनों में है, PO बराबर PO कॉमन या उभयनिष्ठ। ठीक है, और OQ जो है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर, OQ और OR क्या है, त्रिज्या है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी एंगल 1 = एंगल 2 90 डिग्री हो गए। तो हो गया ना, OQP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ORP। कौन सा रूल लगा, RHS रूल। क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब सर्वांगसम है तो PQ और PR बराबर हो गई, नहीं हो गए, तीसरी भुजा ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर आएगी। तो PQ बराबर PR बाय CP/CT। बस प्रूव हो गया। ये जो मैंने करके दिखाया यही इसमें नीचे लिखा हुआ, देखो ये सब यही लिखा हुआ है नीचे, वही मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली थ्योरम भी हमारी कंप्लीट होती है। नाउ लास्ट थ्योरम इस वाले पार्ट की, और इसके बाद ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। कहता सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। कहने का मतलब है ये हमने स्पर्श रेखा खींची, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, और अगर यहाँ से हम त्रिज्या बनाएं इस स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु हमेशा इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही प्रूव करवा रहा है। तो क्या है दे रखा, क्या है हमें, केंद्र O वाला वृत्त, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY, ये हमने लिख दिया। हमें OP परपेंडिकुलर XY हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या ये OP है और XY ये हमें परपेंडिकुलर सिद्ध करना है, यानी एंगल 1 हमें 90 डिग्री लाना है। तो अब क्या कहते हैं, XY ऊपर, ये जो XY है, XY पर एक बिंदु तो P ले रखा हमने, P के अतिरिक्त कोई एक बिंदु Q और ले लिया। ठीक है, ये P के अतिरिक्त ये जो बिंदु Q है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। ठीक है, चलो जी। अब कहता है उपपत्ति या प्रूफ,
बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। बिंदु Q जो है वृत्त से बाहर होगा। अगर ये वृत्त से बाहर नहीं हुआ तो ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा नहीं होगी, छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक रेखा कैसी होती थी? छेदक रेखा ये होती थी हमारे पास। ये बिंदु P है, हमने ये मिला लिया। तो अगर यहाँ पर Q लूँगा मैं तो तभी ये वृत्त के अंदर आ सकता है कि ये छेदक रेखा हो। अगर ये छेदक रेखा नहीं है, ये स्पर्श रेखा है, तो P के अतिरिक्त कोई सा भी बिंदु हम और लेंगे वो वृत्त के बाहर ही स्थित होगा। और अगर ये वृत्त के बाहर स्थित है तो क्लियर सी बात है OQ की जो लंबाई है OP से ज़्यादा ही, क्योंकि P तो वृत्त के ऊपर स्थित है और Q जो है वृत्त के बाहर स्थित है। तो वृत्त के बाहर की जो दूरी होती है बिंदु की वो वृत्त पर स्थित बिंदु से तो ज़्यादा ही होती है। यही वो कह रहा है नीचे देखो, कहता अतः OQ जो है OP से बड़ा होगा। और P के अतिरिक्त SY के प्रत्येक बिंदु के लिए यही बात हमारी हमेशा सच रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? OP बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी पर है। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हमेशा OP ही छोटा आना है। XY पर कोई सा भी बिंदु ले लो P के अलावा, जब ये हमेशा छोटा आना तो ये न्यूनतम दूरी पर है। जो OP है O से न्यूनतम दूरी पर, और जो न्यूनतम दूरी पर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अतः OP जो है परपेंडिकुलर है XY पर। तो इस तरह से बेटा ये हमारी चारों थ्योरम कंप्लीट होती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। इनमें से 2 थ्योरम आने की पूरी चांसेस है। कैसे? पहली 2 में से तो एक गारंटेड आएगी, 101% आएगी वहाँ तो, और बाद की 2 में से 101% तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ 99% आने के इसके भी पूरे चांसेस हैं। तो इन चारों थ्योरम को आप बेटा बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको पता है ये 4 थ्योरम है। इन 4 थ्योरम में से 2 आ जाएंगी तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।